एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने कंटिन्यू करेंगे कि होम्योपैथी की ग्रोथ कैसे हुई, बीच में ऑपोजिशन कैसे आया। पिछली वीडियोस जानने के लिए आप कहाँ से होम्योपैथी शुरू हुई थी, कैसे कैसे आगे बढ़ी, नीचे दी हुई लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आप ये सीरीज शुरू से देख सकें। आगे बढ़ते हैं जो ब्रॉडली आज का टॉपिक है वो है ऑपोजिशन टू होम्योपैथी कैसे आया। तो लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि कोथिन में हैनेमन शिफ्ट हो चुके थे। अब जो शिफ्ट और वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जिसके बाद होम्योपैथी का एडवांसमेंट होने लगा। लेकिन जो फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड वहाँ के ऑलरेडी फिजिशियंस थे एंड उनको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, ये चेंज बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लगा और बहुत ज़्यादा अनलाइकली लगा। उन्होंने इस हैनेमैन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई होम्योपैथी और उनके द्वारा बनाई गई मेडिसिन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और जैसे कि जो नॉन रेगुलर प्रैक्टिशनर्स होते थे जैसे कि हर्बलिस्ट, मिडवाइव्स एंड अदर नॉन रेगुलर प्रैक्टिशनर्स, उनको जो है अच्छे से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन जो होम्योपैथ्स थे वो उस समय तक सेम मेडिकल स्कूल से पढ़कर आ रहे थे जिनसे रेगुलर प्रैक्टिशनर्स पढ़कर आते थे। तो जो मतलब उनको भी उतनी ही मेडिकल नॉलेज थी क्योंकि या उतना ही ज्ञान से वो भी एक्सपोज्ड थे, लेकिन उन्होंने जो चूज़ किया पाथ मेडिसिन का वो डिफरेंट हो गया। जो डिस्पेंस करने का जो मेडिसिन का पार्ट है वो डिफरेंट हो गया। लेकिन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को और तत्कालीन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। आई हैव टू क्लियर वन थिंग हियर, ये होम्योपैथी जो ओरिजिनेट हुई वो जर्मनी में हुई। बी इसका प्रोग्रेस अमेरिका में देखा गया, ऑपोजिशन अमेरिका में देखा गया। और सी यहाँ पे जो क्या कहते हैं तब की कन्वेंशनल मेडिसिन थी या एलोपैथिक मेडिसिन थी वो उतनी एडवांस नहीं थी। इंडिया में आयुर्वेदा से इसका तब तक कोई लेना देना नहीं था बिकॉज आयुर्वेदिक पद्धति अपनी यहाँ पे अलग चल रही थी। लेकिन वहाँ की जो तत्कालीन पद्धति थी उस वक्त जो यूज़ की जा रही थी जैसे कि पर्जिंग, ब्लड लेटिंग, लीच से जो ट्रीटमेंट था और वो ज़्यादा हार्म कॉज कर रहा था पेशेंट्स को, उसके ऑल्टरनेटिव थेरेपी ये बताई गई थी। तो आज की एलोपैथी से इसका कोई ऑपोजिशन नहीं है। इट इज़ लाइक वी आर together fighting against some disease. It's not we are fighting amongst each other. No, that should never be the question. And कुछ diseases होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ठीक होती हैं। कुछ चीज़ों में जैसे emergency situations में आपको एक certain पद्धति की ज़रूरत होती है जो आप जाते हो। So coming back to the topic, तो उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को ये एक चैलेंज लगने लगा और क्योंकि होम्योपैथी इनहेरेंट और इंटीग्रेटेड और एक सेफ अप्रोच की तरह आ रही थी। तो होम्योपैथी कोहेरेंट और सिस्टमैटिक बेसिस था अपने थेरेपेटिक प्रैक्टिस के लिए। अपनी बुक में, पलित्जर की प्राइज विनिंग बुक में, उन्होंने जिसका नाम था द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन मेडिसिन, पॉल स्टार ने नोट किया था कि बिकॉज होम्योपैथी वॉज साइमल्टेनियसली फिलोसॉफिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, इट सीम्ड टू मैनी पीपल टू बी मोर rather than less scientific than orthodox medicine। अब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उस वक्त, तो उनको होम्योपैथी की एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं थी क्योंकि जो होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर रही थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी जो कन्वेंशनल मेडिसिन उस वक्त यूज़ हो रही थी। तो डेफिनेटली एक इकोनॉमिक थ्रेट उस वक्त होम्योपैथिक मेडिसिन से थी। एंड जो इन ट्रेंड थी काफ़ी मेडिसिन उस वक्त ऐसा बोला जाता था कि वो सिम्टम्स को मास्क करती थी रेदर देन ट्रीटिंग द डिजीज़। AMA यानी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एडमिट किया था वहाँ के कुछ ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस ने कि इकोनॉमिक इश्यूज काफ़ी हैं जो कि एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव थ्रेट है द एस्टैब्लिश्ड फार्मेसी सिस्टम के लिए। ऐसा जो है जिस बुक से मैं रेफ़र कर रही हूँ उसमें लिखा हुआ है। एंड डेफिनेटली कोई भी चीज़ अगर इकोनॉमिकली हमारे लिए एज अ थ्रेट पोज होती है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिस्टम है, उस चीज़ को सर्वाइव करने में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो न्यू वर्ल्ड में होम्योपैथी इन सब के बावजूद भी ग्रो करना स्टार्ट हो गई।
डच होम्योपैथ एमिग्रेटेड टू द यूएसए इन 1825। एक डच होम्योपैथ यूएसए में आए 1825 में, और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ होम्योपैथी वाज वेरी रैपिड। इतनी रैपिड हुई कि होम्योपैथ्स डिसाइडेड टू क्रिएट अ नेशनल मेडिसिन सोसाइटी। 1844 में दे ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जो कि इवेंचुअली अमेरिका का फर्स्ट नेशनल मेडिकल सोसाइटी बनी। 1846 में 2 राइवल मेडिसिनल ग्रुप था AMA, दैट इज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। उसने ये प्लेज कर लिया था कि होम्योपैथी के डेवलपमेंट को उसको स्लो करना है। AMA में बिकॉज एक जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सिस्टम था, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट उनको लगा कि वो जा रही थी, तो उसने सारी ही लोकल जो मेडिकल सोसाइटीज़ ऑफ होम्योपैथी थी उनको पर्च करना शुरू कर दिया। AMA ने यहाँ से ऑपोजिशन आना शुरू कर दिया। फिजिशियंस जो थे, होम्योपैथ्स थे, जो उनको बिल्कुल नकारना शुरू कर दिया, पर्च करना शुरू कर दिया। ये सारे स्टेट्स में हुआ एक्सेप्ट मैसाचुसेट्स, जहाँ पे होम्योपैथ एलीट ऑफ बॉस्टन को छोड़ा गया। AMA ने एक्सेप्शन दिया, और लेकिन ये रूल रख दिया कि सोसाइटी जो है नए होम्योपैथ्स को रजिस्टर नहीं करेगी, नए होम्योपैथिक मेंबर्स को अलाउ नहीं करेगी। 1871 में जो 8 रिमेनिंग होम्योपैथ्स थे, 8 जो होम्योपैथ्स उस सोसाइटी में बचे थे, वो उनको एक्सपेल कर दिया फ्रॉम द सोसाइटी फॉर द हीनियस क्राइम ऑफ बीइंग होम्योपैथ्स। तो उन्होंने ये बता दिया कि उस वक्त होम्योपैथ होना इट वाज अ हीनियस क्राइम, मतलब एक वो ऑल्टरनेटिव पद्धति को चूज करना या ऑल्टरनेटिव पद्धति का जो है एक डॉक्टर होना, उस वक्त उन्होंने एज अ हीनियस क्राइम घोषित कर दिया। सो ये था जो ऑपोजिशन मेजरली हो रहा था। इसके आगे की स्टोरी कैसे और क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी होम्योपैथी कैसे सर्वाइव की, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।